तो कैसे हैं आप लोग? सोचो, एकदम सीधा साधा आदमी रोज ऑफिस जाता है, फैमिली के साथ रहता है, कचरा निकलना भूल जाता है, बिल्कुल हुमरे और आपके जैसा। लेकिन एक दिन उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। यही कहानी थी हच मैंसेल की फिल्म नोबडी मैन। हम सब ने सोचा था कि भाई अब सब ठीक हो गया, हच ने बदला ले लिया, फैमिली सेफ है और लाइफ वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि नोबडी 2 आ चुकी है और इस बार मामला पर्सनल से भी ज्यादा पर्सनल हो गया है। हच को लगा था कि उसने अपनी पुरानी लाइफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है, पर पुरानी लाइफ उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। इस बार हच की लड़ाई किसी रशियन माफिया से नहीं है, नहीं, इस बार उसकी टक्कर एक ऐसी शक्ति से है जो शैडोज में काम करती है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। 2021 में जब हम पहली बार हच मैंसेल से मिले तो वो एक आम आदमी था, बिल्कुल नोबॉडी, अपनी सबर्बन लाइफ में फंसा हुआ, एक रिपीटेटिव जॉब, बीवी बेका से दूरियन और बच्चों से अजीब सा डिस्कनेक्ट। उसकी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग इवेंट होता था वीकली गार्बेज ट्रक मिस कर देना। एक रात 2 चोर उसके घर में घुस जाते हैं। हच के पास मौका होता है उन्हें रोकने का, पर वो नहीं रोकता। उसका बेटा उसे निराश होता है, उसकी फैमिली उसे कामजोर समझती है और यही आग में घी का काम करता है। वो इंसिडेंट उसके अंदर सोए हुए शेर को जगा देता है। हमको पता चलता है कि हच मैंसेल कोई नोबडी नहीं है, वो एक फॉर्मर ऑडिटर था, गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक डेडली असैसिन, एक ऐसा आदमी जो प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करता था। यह है वो बस वाला सीन, और फिर आता है वो आइकॉनिक बस सीन। हच अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट ढूंढने निकालता है और उसकी मुलाकात होती है कुछ गुंडों से। नो गन्स, नो फैंसी गैजेट्स, सिर्फ गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और ब्रूटल एफिशिएंसी। वो उन गंदों की ऐसी धुले करता है कि हॉस्पिटल में उनकी शक्लें भी पहचानी नहीं जाती। नोबडी 2 शुरू होती है पहली फिल्म के कुछ साल बाद। हम देखते हैं कि मैंसेल फैमिली ने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। हच ने एक नई और भी ज्यादा बोरिंग जॉब ले ली है, एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स एडजस्टर का काम। सब कुछ परफेक्ट लगता है, टू परफेक्ट, लेकिन इस शांति के पीछे एक बेचैनी है। एक दिन उसके पास एक अनजान पैकेज आता है। उसमें कोई लेटर नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक चीज होती है, एक सोने का सिक्का, बिल्कुल वैसा ही जो उसके पुराने एजेंसी के लोग यूज करते थे। हच का दिल डूब जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई दोस्ती का पैगाम नहीं है, ये एक वार्निंग है। उसके पुराने एम्प्लॉयर्स, जिनको द सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, उसे भूले नहीं हैं। उनके लिए हच एक लूज कैनन है, एक फॉर्मर एसेट जो बहुत कुछ जानता है। हच तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो अपनी फैमिली को बिना बतिए एक इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करता है। वो अपने बाप डेविड और भाई हाड़ी को कांटेक्ट करता है, जो अभी भी ऑफ द ग्रिड रह रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि थे फाउंड में द सिंडिकेट टाइम वेस्ट नहीं करता। वो हच को मेंटली तोड़ने का प्लान बनाते हैं। वो सीधे उस पर अटैक नहीं करते, इंस्टेड वो उसकी लाइफ के हर पहलू में घुसना शुरू कर देते हैं। उसके ऑफिस में अजीब से क्लाइंट्स आने लगते हैं, जिनकी कहानियां हच के पुराने मिशंस से मिलती जुलती हैं। उसको फोन कॉल्स आते हैं जिसमें दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी होती है। यह सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है एक नया विलेन, जिसका नाम है द प्रॉक्टर। वो भी एक फॉर्मर ऑडिटर है, हच का कंटेम्पररी। लेकिन प्रॉक्टर ने एजेंसी नहीं छोड़ी। वो रैंक्स में अपर चाद गया और अब वो इंटरनल अफेयर्स का हेड है। प्रॉक्टर के लिए ये मिशन प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल है। वो हमेशा से हच से जलता था। हच को रियलाइज होता है कि वो अपने परिवार को इस सब से दूर नहीं रख सकता। वो बेका को सब कुछ सच सच बता देता है, अपनी पुरानी लाइफ, द सिंडिकेट और आने वाले खतरे के बारे में। बेका शुरू में शॉक्ड और गुस्सा होती है, लेकिन फिर वो हच की आंखों में दर्द देखती है, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए। और तब वो डिसाइड करती है कि वो इस लड़ाई में हच का साथ देगी। हच वही करता है जो वो सबसे अच्छे से करता है, वो नोबॉडी बन जाता है। वो अपने घर, अपनी कार, अपनी क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। फिल्म का मिड पॉइंट एक ऐसी जगह पर आता है जहां हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, एक शांत सबर्बन लाइब्रेरी। हच को पता चलता है कि प्रॉक्टर ने उसके पुराने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया है। वो उन रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, जो अचानक से एक वर्जोने में बदल जाती है। हच गन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि लाइब्रेरी सिविलियन से भरी है, तो वो लाइब्रेरी की चीजों को हथियार बना लेता है। सोचो, हच एक भारी भरकम एनसाइक्लोपीडिया से लोगों को मार रहा है, लाइब्रेरी कार्ड की शार्प एज का इस्तेमाल कर रहा है और बुक रिटर्न ट्रॉली को एक बटरिंग रम की तारा यूज कर रहा है।
एक तरफ लोग शान से किताबें पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हच और सिंडिकेट के एजेंट्स एक दूसरे की जान ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल शांति से, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। साइलेंस प्लीज का साइन इस सीन में एक आयरॉनिक पंच लाइन की तरह काम करता है। हच जैसे तैसे वाहन से बच निकलता है, लेकिन वो जख्मी है और अकेला पड़ गया है। इस हार के बाद हच अपने आखिरी ट्रुप के इक्के के पास जाता है उसका बाप डेविड और उसका भाई हैरी। डेविड और हैरी को जब पूरी सिचुएशन का पता चलता है तो वो गुस्सा होने के बजाय ऑलमोस्ट एक्साइटेड हो जाते हैं। उनकी बोरिंग रिटायरमेंट लाइफ में अचानक से एक नया एडवेंचर आ गया है। तीनों के बीच की केमिस्ट्री अभी भी जबरदस्त है और उनके वन लाइनर्स ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अब ये सिर्फ हच की लड़ाई नहीं है, ये मंसेल फैमिली की लड़ाई बन जाती है। हच को समझ आ जाता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें ऐसी मदद चाहिए होगी जो सिस्टम के बाहर काम करती है। वो कांटेक्ट करता है द बार्बर को, वही मिस्टीरियस आदमी जो जॉन विक यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द बार्बर, जिसे हमने पहले सिर्फ फोन पर सुना था, सामने आता है। वो हच को बताता है कि द हाई टेबल द सिंडिकेट की ऑपरेशन से खुश नहीं है। द बार्बर हाई टेबल के इशारे पर हच को एक डील ऑफर करता है। अगर हच प्रॉक्टर और द सिंडिकेट को खत्म कर दे तो हाई टेबल उसके और उसकी फैमिली के सारे पुराने रिकॉर्ड्स मिटा देगा। उनका प्लान सिंपल है, प्रॉक्टर को द सिंडिकेट की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एक्सपोज करना। ये मीटिंग एक ऐसी जगह पर हो रही है जहां सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है, एक चलती हुई हाई स्पीड ट्रेन में। लेकिन प्रॉक्टर भी कम नहीं है, उससे पता चल जाता है कि हच के पास अब नई हेल्प है। वो मीटिंग की सिक्योरिटी डबल कर देता है। ट्रेन अब एक चलता फिरता किला बन चुकी है। प्लान ये है कि हच ट्रेन में घुसेगा, प्रॉक्टर को अकेले में कॉन्फ्रंट करेगा और उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करके हाई टेबल तक पहुंचाएगा। फिल्म का थर्ड एक्ट इस हाई स्पीड ट्रेन पर सेट होता है। हच को कोच बाय कोच, एजेंट बाय एजेंट लड़े हुए आगे बढ़ना है। हर कोच एक नया लेवल है, एक नई चैलेंज के साथ। हम देखते हैं कि हच ट्रेन के पैंट्री कार में किचन यूटेंसिल्स का, डाइनिंग कार में कटलरी का और स्लीपिंग कार में लगेज का इस्तेमाल करके दुश्मनों को हराता है। ट्रेन के आखिरी कोच में हच आखिरकार प्रॉक्टर का सामना करता है। अचानक ट्रेन के दूसरे एंड से हारी और डेविड एंट्री मारते हैं, गन्स ब्लेजिंग। इस कैओस के बीच हच और प्रॉक्टर के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। ये दो बेस्ट ऑडिटर्स के बीच की लड़ाई है। इसमें कोई फैंसी मार्शल आर्ट्स नहीं है। हर पंच, हर किक में उनकी पुरानी हिस्ट्री, उनकी राइवलरी का वेट महसूस होता है। यह लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल भी है। आखिर में हच अपनी फैमिली से मिली इस नई ताकत का इस्तेमाल करके प्रॉक्टर पर हावी हो जाता है। वो उससे हराता है लेकिन मारता नहीं। उसके पास प्रॉक्टर का कन्फेशन रिकॉर्डेड है। ट्रेन एक ब्रिज पर आकर रुकती है जहां द बार्बर और उसके लॉग पहले से मौजूद होते हैं। वो प्रॉक्टर और बचे हुए सिंडिकेट एजेंट्स को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। द बार्बर हच को एक नया पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है, यू आर नाउ ट्रूली अ नोबडी, वेलकम टू द वर्ल्ड। हच, डेविड और हैरी जख्मी हैं, थके हुए हैं, लेकिन वो जीत चुके हैं। कुछ दूरी पर बेका और बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हच अपनी फैमिली की तरफ चलता है। तो आखिर में होता क्या है? एंडिंग आसान लगती है पर उसमें गहरे है। इस बार उसकी आंखों में दर्द या बेचैनी नहीं बल्कि शांति है। उसने अपने पास्ट का हिसाब चुकता कर दिया है। फिल्म का आखिरी शॉट है जिसमें पूरी मंसल फैमिली एक साथ कर में बैठकर एक नई मंजिल की तरफ जा रही है। सबके चेहरे पर सुकून है। लेकिन क्या यह आजादी हमेशा के लिए है? यही सवाल फिल्म का आखिरी सीन हमारे सामने छोड़ जाता है। कास्ट की बात करें तो बॉब ओडेनकिर्क ने हच मंसेल के रोल में एक बार फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनकी एक्टिंग में वो परफेक्ट बैलेंस है ऑर्डिनरी मैन और डेडली असैसिन के बीच। क्रिस्टोफर लॉयड और आरजीए का रिटर्न भी फिल्म को स्ट्रेंथ देता है। कॉनी नील्सन का बेका का कैरेक्टर इस बार ज्यादा एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग है और द प्रॉक्टर का कैरेक्टर, यह विलेन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस और पर्सनल है। एक्टर ने इस रोल को बिल्कुल परफेक्ट एग्जीक्यूट किया है। इंडिया रिलीज की बात करें तो नोबडी 2 मार्च 2025 में इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म रिलीज की 45 दिन बाद अवेलेबल होगी। Amazon प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स दोनों पर आने की संभावना है। अर्ली रिव्यूज और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है कि यह फिल्म पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जॉन विक यूनिवर्स से कनेक्शन। यह एंडिंग नोबडी 3 के लिए दरवाजे खोल देती है और साथ ही एक पोटेंशियल क्रॉसओवर के लिए भी। हच ने हाई टेबल के लिए काम किया है, अब वो उनका कर्जदार है।
क्या यह हाई टेबल उससे फ्यूचर में किसी मिशन के लिए कॉल करेगा? क्या हम हच मैंसेल और जॉन विक को एक साथ स्क्रीन पर देखेंगे? ये संभावनाएं फैंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हैं। हच की कहानी अब सिर्फ उसकी पर्सनल लड़े नहीं रही, वो अब एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा बन गया है जिसके अपने रूल्स और अपने खतरे हैं। तो आखिर में नोबडी 2 एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन देती है, लेकिन एक अनजान भविष्य का इशारा भी करती है। हच ने जंग जीत ली है, पर लड़ाई अभी बाकी है। वो नोबडी से समबॉडी बना और अब वापस नोबडी बन गया है, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। और हम सब जानते हैं, जब एक नोबडी के पास खोने के लिए सब कुछ हो, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। द ऑडिटर मे बी रिटायर्ड, बट द लेजेंड हैज जस्ट बिगन। तो बताओ कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं इस एंडिंग के बारे में, और क्या आप चाहते हैं हच और जॉन विक का क्रॉसओवर? लाइक करो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।